हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं और जल्दी जल्दी मैं आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको भी कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो प्यारे बच्चों, जो एक्सरसाइज 3.10 है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। आई थिंक टोटल 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराना मेरे लिए लगता है कि फालतू हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने अपने एनसीईआरटी वाले वीडियोज में कवर कर दिए हैं। तो इस वाले एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं ना, जैसे 2025 में, 2024 में, 2020 में, या जो भी हम लोगों को डेट दिया हुआ रहेगा, हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी वाले बुक के वीडियोस में कराया है, तो वो तुम लोग अलग से कर लेना। और जब आरडी शर्मा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी कोशिश करूंगा वीडियो बनाने का, तो एग्जाम्पलर वाले जो क्वेश्चन है तुम्हारे वहां से प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो हम लोग अभी कौन से क्वेश्चन करेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.10। और पिछले वीडियोस अगर तुमने नहीं देखा तो जरूर देख लेना, उनका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगा। सो पहला क्वेश्चन ये है कि द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इक्वली इन अ रो। ठीक है, यानी कि कुछ बच्चों को क्लास में इस तरीके से किया गया खड़ा कि वो एक सीधी लाइन पे इक्वली खड़े हो सके। अगर हम 3 स्टूडेंट को एक्स्ट्रा कर देते हैं एक एक रो में, तो देयर वुड बी 1 रो लेस, तो वहां पर एक लाइन कम बनता है। जैसे कि मान लो क्लास में 20 बच्चे थे, 10-10 का 2 लाइन बन गया, ऐसे टाइप से होता है ना, 10-10 का 2 लाइन बन गया, सारे बच्चे बन गए बढ़िया से लाइन में। लेकिन अगर हम क्या करें, 3 स्टूडेंट को एक्स्ट्रा खड़ा कर देते हैं एक रो में, तो वहां पर एक रो फिर कम बनाना पड़ता है। यानी कि मान लो 2 रो बनाए हैं, दोनों में 3-3 बच्चे और अगर एक्स्ट्रा कर दो तो वहां पर एक कम एक्स्ट्रा तुम्हारा रो बनेगा। कुछ इस टाइप से यहाँ पर मतलब क्वेश्चन में कहा गया। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा डायग्राम के थ्रू। इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, अगर एक रो से 3 बच्चे निकाल दिए जाएं तो देयर वुड बी 2 मोर रोज, तो फिर उन बच्चों के लिए फिर अलग से जब लाइन बनेगा तो 2 और लाइन बनाना पड़ेगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो बताइए कि आखिर बच्चे कितने हैं क्लास में। पढ़ने से कितना अजीब सा लग रहा है कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ दिया नहीं है, बस रो के बारे में बोला गया है और पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहे हैं। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत आराम से निकल सकता है, हम लोग जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का यूज करते हैं। तो कैसे निकलता है, चलो कॉपी में समझाता हूं। तो देखो यहाँ पर मैंने मान लिया है कि भाई मान लेते हैं जो नंबर ऑफ रो होगा वो x होगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे हर रो में, है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने बस y लिख दिया है, इसको तुम अच्छे से लिखना जब एग्जाम में बनाओगे तो, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, ऐसे लिखोगे कि एक रो में कितना बच्चा है, इन ईच रो। तो एक रो में मान लेते हैं y बच्चा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा। अगर हमारे पास x रो है और एक रो में y बच्चा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा बेटा ना, वो x मल्टीप्लाई वाई, यानी कि एक्स वाई हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये कैसे निकलेगा, तो चलो इसको डायग्राम के थ्रू समझो। जैसे ये देखो, मैंने पहला रो बनाया, ये दूसरा रो बनाया, ये तीसरा रो बनाया और ये चौथा रो बनाया। हर रो में कितने बच्चे हैं, पहले वाले में भी 2 है, दूसरे वाले में भी 2 है, तीसरे में भी 2 है और चौथे वाले रो में भी 2 बच्चे हैं। तो और टोटल कितने रो हैं बेटा, तो टोटल यहाँ पर 4 रो हैं। तो एक रो में है 2 बच्चे और टोटल नंबर ऑफ रो 4 है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए जाएंगे यहाँ पर। तो ऐसे तो तुम काउंट करके बता दोगे सर 8 है, लेकिन उसी 8 को अगर मैं रो का और नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच रो का अगर यूज करके निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर सकता हूँ कि भाई एक रो में 2 बच्चे हैं और टोटल 4 रो हैं, तो 4 2 जा 8 बच्चे होंगे। एक एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही करना पड़ेगा, तुम डायरेक्ट यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट को x नहीं लोगे, तुम यहाँ पर पहले नंबर ऑफ रो को x लोगे, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एक रो में है, एक रो में कितने बच्चे हैं इन ईच रो, यहाँ पर देखो मैंने एरो करके बना भी दिया है, तो वो y है। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हो जाएगा वो एक्स वाई हो जाएगा, यानी कि रो का नंबर ऑफ स्टूडेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक वाले में। अब इसके बाद हम लोगों से पहला वाला जो केस कहा गया है, पहला वाला जो कंडीशन कहा गया, उसमें क्या दिया गया है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में ये कहा गया बेटा कि अगर, मैं यहाँ पर क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, यानी कि एक रो में जो अभी y बच्चे हैं ना, अगर उसमें 3 एक्स्ट्रा बच्चे और आ जाएं, यानी अभी जो y है अगर हम उसमें y में 3 प्लस कर दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देयर वुड बी 1 रो लेस। इसका मतलब ये है कि जो अभी x रोज बन रहे थे, अब उसमें एक रो कम हो जाएगा। जैसे तुम ही यहाँ से सोचो कि अगर मैं एक एक बच्चे इनके पीछे लगा देता हूँ, यहाँ भी एक बच्चा, यहाँ भी एक बच्चा, एक बच्चा, तो मेरा 2 ही रो में काम चल जाएगा और एक तो यहाँ पर बच्चा सिंगल बच जाएगा एक बेचारा, बाकी 3 बच्चे ऐसे पीछे लाइन में आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर अगर 3 बच्चे बढ़ा देते हैं एक लाइन पे, एक रो में अगर 3 बच्चे हम बढ़ा दे रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ रो है वो कम हो जा रहा है। जो पहले x हो रहा था वो अब कम होकर के x-1 हो जा रहा है।
ये नंबर ऑफ रो है अभी न्यू कंडीशन में, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, लेकिन हमें पता है कि दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो भैया एक्स वाई ही रहेंगे। जितना पहले स्टूडेंट थे, स्टूडेंट चेंज नहीं हो रहा है, बस नंबर ऑफ स्टूडेंट एक रो में चेंज हो जा रहे हैं और नंबर ऑफ रो चेंज हो रहा है। तो लेकिन फिर भी अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आखिर में मेरा एक्स वाई ही आएगा, जितना पहले बच्चे थे उतने ही बच्चे अभी भी रहेंगे। तो यहाँ से तुम्हारा पहला इक्वेशन बनेगा, ये हो जाएगा y प्लस में 3, y का x से मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई हो जाता है, y का -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का y हो जाएगा, y 3 का x से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 3x हो जाएगा, और -3 का -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में एक्स वाई बचेगा। अब इस एक्स वाई से एक्स वाई को कैंसिल कर दो और इसको अच्छे से लिख दो, तो ये 3x माइनस में y हो गया, और माइनस वाले 3 को उधर भेजूंगा तो प्लस वाला 3 बनेगा। यहाँ से तुम्हारा इक्वेशन 1 बनेगा। मेन तुम्हें मुझे इक्वेशन बनाना सिखाना बेटा, तो ऐसे इक्वेशन बनेगा पहले वाले केस से। और अगर ये पहला वाला तुमसे केस समझ में आ गया तो दूसरा वाला तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। दूसरे वाले में भी इसी को घुमाकर बोला गया है कि अगर 3 बच्चे हम कम कर देते हैं एक रो में, जो अभी हमने 3 प्लस किया था y में, वहां पर बोल रहा है कि 3 बच्चे कम कर दो भाई, तो y -3 कर देते हैं, तो जो नंबर ऑफ रो है वो बढ़ जाएगा। देयर वुड बी 2 मोर रोज, ये कहा गया है, यानी कि जो x था पहले नंबर ऑफ रो, उसमें 2 और रो बढ़ जाएंगे तो x + 2 हो जाएगा। और फिर वही चीज़ कि अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रो करने से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल करके आता है, जो कि मैंने तुम्हें पहले समझा दिया। तो यहाँ भी इक्वल टू एक्स वाई लिख दो, फिर से ऐसे मल्टीप्लाई करो तो x का y से मल्टीप्लाई एक्स वाई हो जाएगा, ये प्लस का 2y हो गया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 हो गया, सॉरी माइनस का 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस में 6, इक्वल के उस साइड में एक्स वाई बच गया। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया मेरा बच्चा, तो बचा क्या, ये माइनस का 3x बच गया, प्लस का 2y बच गया, और ये माइनस वाले 6 को उधर भेज दूंगा तो प्लस का 6 बन जाएगा। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इसके आगे तुम बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को दोनों को आपस में ऐड करो। एक्स वाला तो कट हो जाएगा क्योंकि प्लस का 3x है, माइनस का 3x है, इसका खेल ही खत्म हो जाएगा बेचारे का। बचेगा क्या, ये 2y में से 1y, तो 2y और 1y माइनस में है तो ये माइनस होकर के 1y बचेगा, और 6 और 3 मिलकर के 9 बन जाएगा। यानी y का वैल्यू तो तुम्हारा डायरेक्ट यहीं से दिख रहा है मुझे, 9 निकल करके आ रहा है, तो y का वैल्यू 9 निकल जाएगा और x का वैल्यू 4 निकल करके आएगा। तुम चाहे एलिमिनेशन मेथड यूज करो चाहे सब्स्टिट्यूशन करो, बाकी एलिमिनेशन करोगे तो जल्दी आ जाएगा। तो फिर जब y का वैल्यू 9 आ गया, x का वैल्यू 4 आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x मल्टीप्लाई y था, यानी 4 × 9 इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ तक मैंने कर दिया, इसके आगे तुम लोग खुद से बनाओगे ना, मैं यहाँ पर तुम लोगों को सिखाने आया हूँ ना कि तुम्हारे स्कूल को होमवर्क कराने, तो इसके आगे का खुद से ट्राई करना, बन जाएगा। तुमने पिछले बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं एक्सरसाइज 3.9 तक, तो अब तुम लोग वर्ड प्रॉब्लम को आराम से बना सकते हो, बस तुम्हारे पास इक्वेशन होना चाहिए, और इक्वेशन तो हलवा पूरी वाला ये वाला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर होता है खत्म। चलो जो दूसरा क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में बोला गया बच्चा पार्टी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 70 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है, आगे बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से भी 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड हैंड सॉल्व इट। तो वही है कि एक्सप्रेस करना है, पहले लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाना है और उसके बाद उसे सॉल्व कर देना है। तो भैया जो मेन काम है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाना, सॉल्व करना तो तुम लोग जानते ही हो। चलो बनाते हैं इसका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के साथ। तो देखो यहाँ पर हमने मान लिया जो ब्रेथ है वो x है और जो लेंथ है उसको मैंने y ले लिया है। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है भाई, पेरीमीटर बोला है क्वेश्चन में 70, यहीं से तुम्हारा पहला इक्वेशन बन जाएगा। पेरीमीटर आखिर होता क्या है, पेरीमीटर होता है बेटा 2 × लेंथ प्लस में ब्रेथ, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो लेंथ और ब्रेथ है उसको आपस में प्लस करके और 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर निकल करके आएगा, जो कि हमें 70 दिया है। अब इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, सो x प्लस में y हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 70 डिवाइड बाई 2 जब करोगे तो 35 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा सिंपल सा इक्वेशन बन गया, बस इतना ही सा काम करना है और कुछ नहीं करना है। केस नंबर 2 कैसे बनेगा सर जी, केस नंबर 2 इससे भी ज़्यादा आसान है, इसमें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। केस नंबर 2 में साफ साफ बोला गया भाई कि जो हमारा लेंथ है यानी कि जो y है वो ब्रेथ के ट्वाइस से भी 5 ज़्यादा है, यानी कि जो y की वैल्यू है वो ब्रेथ बोले तो x का आप पहले ट्वाइस करो और उसमें भी 5 प्लस कर दो तो निकल करके आता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा y माइनस में 2x और इक्वल के उस साइड में 5, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसे तुम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जिससे भी सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। समझ में आया कैसे बनाया मैंने केस नंबर 2, जो हमारा लेंथ है जिसको मैंने y माना है ये ब्रेथ के ट्वाइस से भी 5 ज़्यादा है। ये हम लोगों से क्वेश्चन नहीं बोला गया था कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ के ट्वाइस से 5 मीटर मोर है।
ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वेशन बन गए। यहाँ से तुम y को चाहो तो y को कट कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो x भी कट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने वो कर दिया ना, 2 को उधर भेज दिया, तुम उसको 2 को उधर मत भेजो, तुम इसको 2x और 2y लिख दो और इक्वल के उस साइड में 35 को 70 ही रहने दो। तो उसके बाद तुम्हारा ये 2x और ये 2x आसानी से कैंसिल हो सकता है, ये प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। और अगर ऐसे शॉर्टकट में बनाना चाहो, छोटा करना चाहो, तो फिर अब यहाँ पर से तुम्हें y को कट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपस में। तुम्हारी मर्जी, जो तुम करना चाहो कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा और चौथा क्वेश्चन बेटा हमारे प्रीवियस ईयर वाले है नहीं। अब इसके बाद जो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोल दिया है कि द कार हायर चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। बोले तो क्या, इसका मतलब क्या है भाई कि अगर हम किसी कार को बुक करते हैं ओला से, उबर से, तो इसमें पहले उसे बुक करने का बोल रहा है चार्ज लगेगा, एक फिक्स चार्ज लगेगा, और उसके बाद आप जितना भी डिस्टेंस कवर करोगे 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस के ऊपर अलग से चार्ज लगेगा। ये पहले वाले लाइन पे कहा गया है। अब बोल रहा है कि अगर हम एक जर्नी करते हैं 12 किलोमीटर का, तो जो चार्ज होता है ना वो 89 रुपी होता है टोटल, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर, और अगर हम 20 किलोमीटर का जर्नी करते हैं तो चार्ज जो पे करते हैं वो होता है 145। तो पहले तो आप ये बताइए, व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, यानी एक बंदे को अगर 30 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो उसे कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो पहला तो तुम्हें पता करना पड़ेगा कि जो फिक्स चार्ज है जो तुम लोगों को देना ही देना है कार को बुक करते समय, वो कितना है, और पर किलोमीटर का चार्ज कितना लग रहा है। दोनों चीज़ तुम्हें पता करना पड़ेगा कि फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है। जब दोनों पता चल जाएगा तो 30 किलोमीटर वाला हम लोग आराम से निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट। चलो पता करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है और ये क्वेश्चन इस साल क्लास 9th में भी आ चुका है, पहले बता दे रहा हूँ। तुम लोग देख करके टेंशन मत लेना कि सर 10th में बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल भी नहीं लल्ला। सेम क्वेश्चन क्लास 9th के गणिता मंजरी में है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मान लो जो फिक्स चार्ज है भैया वो x रुपी है, और पर किलोमीटर का जो चार्ज हमें पड़ रहा है वो y रुपी पड़ रहा है। तो अब आते हैं केस नंबर 1 पे। जो पहला वाला हमें केस दिया है, पहला जो कंडीशन दिया है उसमें क्या बोला है कि अगर कोई पर्सन 12 किलोमीटर चलता है तो 12 किलोमीटर चलने के लिए 12 था ना, हाँ 12 था, उसे पे करना पड़ता है 89 रुपी। तो ध्यान से देखो होगा क्या ना कि तुम्हें जो मेन फिक्स चार्ज है वो तो देना ही देना है, ये x रुपये तो देना ही है, और प्लस में 12 किलोमीटर के हिसाब से तुम y रुपये के हिसाब से दोगे। जैसे 1 किलोमीटर का y है, 2 किलोमीटर का 2y होगा, 3 किलोमीटर का 3y होगा, 4 किलोमीटर का 4y होगा, तो 12 किलोमीटर के लिए 12y होगा। तो ये फिक्स चार्ज और ये पर किलोमीटर वाला चार्ज मिला करके 89 रुपये दिया जा रहा है, ऐसा कहा गया केस नंबर 1 में। यानी x में तुम्हें प्लस करना है 12y और इक्वल के उस साइड में लिख देना है 89। यही है बस केस नंबर 1 कि भैया फिक्स चार्ज तो देंगे ही देंगे, और y के हिसाब से y रुपये जो हमारा कॉस्ट है पर किलोमीटर का, उसका 12 किलोमीटर के लिए कितना कॉस्ट होगा ये जानने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला कॉस्ट अलग है और फिक्स चार्ज अलग है, दोनों मिला करके टोटल 89 रुपये बन रहा है। और उसी तरीके से केस नंबर 2 बनेगा तुम्हारा। केस नंबर 2 में क्या बोला है तो भाई कि अगर 20 किलोमीटर कोई बंदा चलता है तो उसे पे कितना करना पड़ता था 145। तो वहाँ पर भी देखो 20 किलोमीटर भी जा रहा है तो एक्स तो देगा ही देगा, जो फिक्स है जो कार बुक करने के लिए देना है वो तो देना ही पड़ेगा, और प्लस में 20 का इस बार y से मल्टीप्लाई कर दो, पर किलोमीटर का y है तो 20 किलोमीटर का 20y हो जाएगा, और दोनों मिला करके 145 हो जाएगा। ये वाले इक्वेशन को आपस में माइनस करो, x कैंसिल होगा, यहाँ से y का वैल्यू खटाक से निकल करके आ जाएगा। तो जब तुम x और y के वैल्यूज निकालोगे बेटा ना, तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ कि x और y का वैल्यू निकलने के बाद जब x का वैल्यू तुम निकालोगे तो x का वैल्यू तुम्हारा निकल करके आएगा 5, x का वैल्यू 5 निकल करके आएगा, और पहले तो तुम्हारा y का वैल्यू निकल जाएगा जो कि निकल करके आएगा 7। तो ये दोनों जो वैल्यू निकल करके आए हैं, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 7, तो यहाँ से तुम यूज़ करोगे और लिखोगे चार्ज फॉर 30 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर अगर हम चलते हैं तो उसके लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना कि तुम्हारे पास जो ये फिक्स चार्ज है 5 रुपया, ये तो देना ही देना है, ये फिक्स चार्ज है, और प्लस करना है तुम्हें 30 किलोमीटर के लिए 30 मल्टीप्लाई बाई में 7, यानी कि पर किलोमीटर का 7 रुपये पड़ रहा है। तो 30 के 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 किलोमीटर का कॉस्ट पता चलेगा। तो ये जगह 5 प्लस में 7 3 से अपने पास 21 होता है, और टोटल जो कॉस्ट निकल करके आएगा वो 215 रुपये निकल करके आएगा। टोटल जो चार्ज पड़ेगा 215 रुपये पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, एलिमिनेशन मेथड लगाना, जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 वाला क्वेश्चन भी होता है खत्म। उसके बाद ये 7 8 वाले 9 वाले क्वेश्चन, ये सब एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी वाले बुक में मिल जाएगा, जो मैंने पहले ही सॉल्व करा रखा है। तो इन क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देने का फिलहाल यहाँ पर, तुम लोग ट्राई कर सकते हो, खुद से ट्राई करो, बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो एनसीईआरटी वाले वीडियो देख करके बना लेना। फिलहाल मैं जाता हूँ 25 ये वाले 11th वाले क्वेश्चन के पास, जो 2025 के एग्जाम में आया हुआ था।
इसमें बोला गया है इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 50 डिग्री। दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होते हैं? जब दोनों को मिला करके सम करने पर 180 डिग्री आता है, ठीक है, तो उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो यहाँ पर जो दो सप्लीमेंट्री एंगल है ना, उसमें एक बड़ा है एक छोटा है, और जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 50 डिग्री ज़्यादा है। एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें इसको सिस्टम बनाना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, और ऑब्टेन पता करना है कि दोनों एंगल कितने कितने के होंगे। ये भी इजी इक्वेशन है मेरे भाई। एक एंगल को x मानो, दूसरे को y मानो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। पहला इक्वेशन ऐसे ही बन गया। दूसरा इक्वेशन कैसे बनाना है, चलो कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने मान लिया है जो बड़ा वाला एंगल है वो x है, और छोटे वाले एंगल को मैंने y मान लिया है। तुम भी यहाँ पर बड़ा और छोटा जरूर लिखना, डायरेक्ट ऐसे मत लिख देना कि मान लेते हैं पहला एंगल x है दूसरा एंगल y है, उसमें गलती हो जाएगा। गलती क्या होगा वो समझाता हूँ। जो केस नंबर 1 है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर 1 ये है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री है तो दोनों को अगर आपस में प्लस करेंगे तो 180 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। छोटे में बड़े को प्लस करो, बड़े में छोटे को प्लस करो, इक्वल टू 180 लिख दो, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। लेकिन जो इक्वेशन नंबर 2 बनेगा केस नंबर 2 से, जिसमें हमसे ये कहा गया था कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 50 डिग्री ज़्यादा है, मतलब कि बड़े वाले में से छोटे को माइनस करो तो 50 आता है। सिंपल सा मतलब ये होता है इसका। तो भाई बड़ा वाले में से ही छोटे को माइनस करोगे ना, अगर छोटे में से बड़े को माइनस करोगे और इक्वल टू 50 लिख दोगे तब तो गलत होगा। छोटे में से बड़ा माइनस होकर के निगेटिव आंसर आता है क्योंकि। तो इसीलिए यहाँ पर तुम लिखोगे x माइनस में y, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करने पर ही 50 डिग्री लिखोगे। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में ग्रेटर और स्मॉलर का वर्ड जरूर यूज़ किया जाता है। नहीं करोगे तो गलत कर देंगे टीचर, उसमें नंबर कट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर से देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो ये 2x इक्वल टू हो जाएगा 230। तो 2x इक्वल टू 230 आ गया, तो x का वैल्यू 115 आ गया, यानी एक एंगल 115 का हो जाएगा। और अगर एक एंगल 115 का है तो दूसरा 65 का होगा, क्योंकि दोनों को प्लस करने पर 180 आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से तुम इसके बाद बना सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 12th वाले क्वेश्चन के पास। ये 11th वाले क्वेश्चन का मैंने समझा दिया कैसे करना था। अब डिस्कस करते हैं 12th वाले क्वेश्चन को। सो 12th वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बैग है जिसमें सम रेड एंड ब्लू बॉल्स हैं। अरे ऐसे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आता है, गलती से यहाँ पर आ गया है क्या? चलो देखते हैं, 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया भी था। तो एक बैग है जिसमें रेड कलर के और ब्लू कलर के बॉल हैं। 10% ऑफ रेड बॉल्स व्हेन एडेड टू 20% ऑफ ब्लू बॉल्स, यानी कि जितने भी उसमें बॉल हैं ये नहीं बताया गया, बस ये बोला है कि 10% आप रेड बॉल को ले लीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए 20% ऑफ ब्लू बॉल को, यानी कि जितने ब्लू बॉल है उससे 20% को, तो हमारे पास टोटल 24 आता है, ठीक बा। एंड अगर 3 टाइम्स ऑफ रेड बॉल हम लोग देखें तो 3 टाइम्स रेड बॉल जो होगा वो एक्सीड्स होगा नंबर ऑफ ब्लू बॉल से 20, यानी कि जो नंबर ऑफ ब्लू बॉल और रेड बॉल अगर उनको हम कंपेयर करें तो रेड बॉल का अगर 3 टाइम किया जाए ना तब वो ब्लू बॉल से 20 ज़्यादा होते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल। पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन ये आसान है, चलो बताता हूँ कैसे बनेगा। अरे बच्चों में सब क्वेश्चन को आसान आसान बोल रहा हूँ, तुम लोग डांटोगे तो नहीं ना, बोलोगे सर सब क्वेश्चन को डांटते आसान बोल देते हो, हम लोग के लिए मुश्किल है। नहीं बेटा, तुम भी सॉल्व करो ना, तुम प्रैक्टिस करो RD सर में, तुम्हें मैथ्स आसान लगने लगेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने मान लिया है कि जो रेड बॉल है वो x है और जो ब्लू बॉल्स हैं टोटल वहाँ पर y हैं। अब पहले वाले केस में बोला गया था कि अगर हम 10% ले लेते हैं रेड बॉल का, यानी कि 10% ऑफ x लिखना है तुम्हें ऐसे, और प्लस में लिखो कितने परसेंट वाइट बॉल का, ब्लू बॉल का 20% बोला था, तो 20% ऑफ y, ठीक है। 10% ऑफ x प्लस 20% ऑफ y अगर मिला दें और दोनों को ऐड करें तो टोटल नंबर ऑफ बॉल जो होता है वो 24 निकलता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था। अब परसेंट वाले में से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, चलो समझ लो उसको भी, बहुत आसान है, ये भी मुश्किल, मैं फिर आसान बोल रहा हूँ, तुम बहुत कुटोगे, बोले बहुत आसान करते हो सर, लाइए तो अभी कुटाई करें। नहीं बेटा कुटाई मत करना, देखो कैसे बनता है, इसका आसान तरीका क्या है मैं वो बता देता हूँ, फिर तुम्हें भी आसान लगेगा। सबसे पहले तो देखो 10% का मतलब क्या होता है बेटा, 10 बाई में 100 होता है। परसेंट का मतलब होता है 100 डिवाइड बाई 100, तो 10% के बदले में 10 डिवाइड बाई 100 लिखो, मल्टीप्लाई बाई में x कर दो। उसी तरीके से 20% का मतलब होता है 20 डिवाइड बाई में 100 और उसका भी मल्टीप्लाई x से कर दो, सॉरी y से कर दो। ये 20 जो है y का है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या ना लगाओ एक ही बात ये है। ये y लिख दिया बगल में, इक्वल के उस साइड में ऐसे 24 कर दिया। अब इसके बाद क्या करें सर, तो इसके बाद तुम एक काम करो, नीचे का 1 0 ऊपर का 1 0 दोनों का कैंसिल कर दो, ऐसे हो गया। तो बचा क्या मेरे पास, यहाँ पर भी 1/10 हो जा रहा है और यहाँ जो 2/10 हो रहा है इसको भी मैं 1/10 लिख सकता हूँ। अगर बेटा 2 डिवाइड बाई 10 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 10, बोलोगे हाँ लिख सकते हो सर, 2 1 2 ही हो जाएगा क्योंकि। तो यहाँ पर वही करते हैं। अब इसके पास भी 1/10 है, इसके पास भी 1/10 है, दोनों में से 1/10 को ऐसे बाहर ले लो, ब्रैकेट के बाहर कॉमन, 100 का लिख रहा हूँ, जैसे कॉमन लेना नहीं बोलते हैं, वही काम किया, 1/10 दोनों में से बाहर ले लिया।
यहाँ पर अंदर में x बचेगा और यहाँ पर से 2 बच जाएगा क्योंकि 1/10 बाहर चला गया तो 2 बच रहा है और 2 के साथ ये y है तो 2y हो गया, इक्वल को साइड में 24 है। अब इस वाले 1/10 को उधर ट्रांसफर करो तो उधर जाएगा तो 10 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 10 डिवाइड बाई 1 जब करोगे 24 का, तो 24 का 10 बाई 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 बन जाएगा। ये इधर अपने पास x प्लस में 2y रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं, इधर अपने पास 240 आ जाएगा। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। थोड़ा सा ऐसे मेहनत करना पड़ता है परसेंटेज वाले में, लेकिन ये काम बहुत आसान है, मतलब मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोग बहुत ईजिली कर सकते हो। ठीक है, पहला काम हो गया। अब जो केस नंबर 2 कहा गया था उसमें क्या बोला है भाई, केस नंबर 2 में तो उसमें ये कहा गया है कि जो नंबर ऑफ रेड बॉल है अगर उसका थ्राइस किया जाए तो वो नंबर ऑफ ब्लू बॉल से 20 ज़्यादा है। यानी कि रेड बॉल का पहले तो तुम थ्राइस करो यानी कि 3x करो और उसमें से माइनस कर दो ब्लू बॉल्स को, तो ये जो होगा ना इससे 20 ज़्यादा होगा यानी कि इक्वल टू 20 लिख दो। यही तुमसे सेकंड वाले हिंट में कहा गया था। अब इन दोनों का आपस में सॉल्व कर दो। तुम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे तो इसीलिए काम करना, इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 2y बन जाएगा और यहाँ भी 2y है। फिर दोनों का आपस में ऐड करोगे तो 2y कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो x और y का वैल्यू तुम्हें ऐसे निकालना है। ठीक है, तो ये 12th वाला भी क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलो अब जो 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए मुझे दिख रहे हैं हम लोग उनको भी सॉल्व कर लेते हैं जो पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। सो बेटा जो 18th वाला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने से पहले 2 जरूरी बातें हैं। पहला तो जैसे तुम मुझसे यहाँ पर पढ़ रहे हो ना, इससे भी बढ़िया तरीके से तुम मुझसे लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर किसी को डाउट आ रहा होगा तो वो बच्चा पूछ नहीं पा रहा है यहाँ पर यूट्यूब की वजह से, या फिर कमेंट करेगा, मैं फिर बाद में कमेंट देखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन लाइव क्लास में तुम लाइव के बीच में ही मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो, वो भी कॉल्स के थ्रू। तो अगर तुम मेरा लाइव क्लास वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे बैच का नाम है अर्जुन बैच, जो तुम्हें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, वहाँ से जाकर के तुम ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा एक दूसरा बैच भी जिसमें मैं तो नहीं पढ़ाता हूँ लेकिन बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, प्रहार बैच, जिसकी प्राइस मेरे बैच से कम है, 2499 रुपये है। तुम वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड सबसे जरूरी बात, अभी मेरा बर्थडे वीक चल रहा है तो बर्थडे वीक में ना मैंने अपने क्वेश्चन बैंक जो कि 699 का है, क्लास 10th के लिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन बैंक है, तुम उसका रिव्यू देखना अमेजोन पे जाकर के फैन हो जाओगे। तो उस क्वेश्चन बैंक को मैं गरीब बच्चों को 49 रुपये में प्रोवाइड करा रहा हूँ, और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें भी केवल और केवल 149 रुपये में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मज़ा आने वाला है तुम लोगों को, फटाफट जाकर के परचेस कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, जो बच्चे बहुत ज़्यादा एकदम पढ़ाई में पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, केवल 49 रुपये खर्च कर सकते हैं, फिलहाल उन्हें अमेजोन से MD सर क्वेश्चन बैंक जो है वो 149 में ही लेना पड़ेगा। बट जब तुम्हारे पास बुक आ जाए तो तुम मुझे अपना एक छोटा सा वीडियो मैसेज बना करके भेज देना और मैं फिर तुम्हें 100 रुपये कैशबैक करा दूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ एक्चुअल में तुम उस कैटेगरी में होने चाहिए कि हाँ सर जी सच्ची में मेरे पास पैसा की दिक्कत है, ये नहीं कि झूठो मुठ्ठो का कोई भी बच्चा बोल दिया पप्पा जी से 150 रुपये ले लिया बुक का और फिर मुझसे भी 100 रुपये वापस ले लिया, ऐसे नहीं चलेगा। ईमानदारी से वीडियो बना करके भेजना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर अब जो 18th वाला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। 18th वाले में बोला जा रहा है तारा ने स्कोर किया 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, तारा ने 40 मार्क्स किया टेस्ट में स्कोर, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 1 मार्क्स लॉस किया उसने एक गलत आंसर के लिए। ठीक है, 3 नंबर मिलते उसे सही आंसर के लिए, और जब वो गलत करती तो उसके लिए 1 नंबर कट भी हो रहे थे। अब बोल रहे हैं कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी अगर एक क्वेश्चन के सही आंसर के लिए 4 मार्क्स दिया जाता एंड 2 नंबर किया जाता कम गलत आंसर के लिए, तो तारा का जो स्कोर होता है ना 50 नंबर हो जाता, जो भी 40 हुआ है ना स्कोर वो 50 हो जाता अगर 4 मार्क्स मिलता सही आंसर के लिए और गलत आंसर के लिए 2 नंबर कम होते तो। एज्यूम दैट तारा अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी तारा ने मान लो सारे जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट। तो बताइए टेस्ट में टोटल आखिर कितने क्वेश्चन आए थे, चलो पता करते हैं कितने क्वेश्चन आए थे। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में तुम लोग क्या करोगे, डायरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन को x नहीं मानना है। ऐसे क्वेश्चंस में यानी इस टाइप के क्वेश्चंस में जो करेक्ट आंसर है उसका नंबर पता करना है कि आखिर कितने करेक्ट आंसर हुए और कितने आंसर गलत हुए, ये दोनों चीज़ें पता करनी पड़ती हैं, तब जाकर के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पता चलता है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि मान लेते हैं तारा ने जो करेक्ट आंसर किया था ना वो x क्वेश्चन का किया था। फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चंस का उसने मान लो सही आंसर किया और 5 क्वेश्चंस का गलत आंसर किया, तो करेक्ट आंसर मान लेते हैं x है और जो रॉन्ग आंसर उन्होंने किए हैं तारा ने मान लेते हैं वो y है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा भैया, जितना सही किया और जितना गलत किया दोनों को मिला करके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा, यानी x + y टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ पहले वाले कंडीशन में, केस नंबर 1 में। पहले कंडीशन में तुम लोगों को ये बोला गया है कि उसे मिला था टोटल 40 मार्क्स। उसे कितने मार्क्स मिले हैं, टोटल 40 मार्क्स मिले हैं। सही करने पर उसे 3 नंबर मिल रहे थे और गलत करने पर 1 नंबर कम हो रहा था। तो भाई x क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है, अब जितने भी क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए उसमें कितना नंबर उसे, जितने भी मतलब क्वेश्चन सही किए हैं उसमें उसे टोटल कितना नंबर मिला होगा, ये जानने के लिए तुम इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
जैसे मान लो एक क्वेश्चन वो सही करती तो 3 1 जा 3 हो जाता कि 3 नंबर उसे मिलेंगे। अगर वो 2 क्वेश्चन सही करती तो कितना नंबर मिलता, 3 2 जा 6 नंबर मिलता। 3 क्वेश्चन अगर सही करती तो 3 3 जा 9 नंबर मिलता। 4 क्वेश्चन अगर सही करती तो 3 4 जा 12 नंबर मिलता। तो जितना भी सही करेगी उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो उससे उसका सही वाला नंबर निकल जाएगा, यानी जो 3x है ये सही वाला नंबर है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो जितने भी क्वेश्चन गलत कर रही है उसमें एक नंबर कट भी हो रहा है, तो इस उसमें कट हो रहा है यानी कि माइनस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे y को, यानी कि उसने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, y क्वेश्चन गलत किए हैं, और उसके बगल में लिख दोगे 1। 1 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक नंबर कट हो रहा था उसका। तो मान लो वो 10 क्वेश्चन गलत की रहती तो 10 × 1 यानी कि 10 नंबर कम हो जाता, इसीलिए यहाँ पर 1 लिख दिया। बाकी स्टैंडर्ड तरीके से इसे केवल 3x - y = 40 लिखोगे, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 बना। यानी कि जितना क्वेश्चन उसने सही किया उसका टोटल नंबर और जितना क्वेश्चन उसने गलत किया उसका टोटल नंबर आपस में माइनस हो जाएगा तो 40 निकल करके आएगा। यही पहले वाले हिंट में कहा गया था। दूसरे वाले हिंट में ये कहा गया है कि अगर उसका जो नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पर 3x किया है, अगर 4 नंबर उसको सही के लिए मिलते तो 4x हो जाता और गलत के लिए उसके 2 नंबर कट होते यानी कि माइनस का 2y हो जाता, जो यहाँ पर 1y था। तो ये जो अब नंबर निकल करके आता है ना, सही वाला माइनस में गलत वाला, ये 50 निकल करके आएगा। ऐसा हम लोगों को सेकंड वाले हिंट में कहा गया है। तो केस नंबर 2 में ये हो गया। बस अब तुम इसे सॉल्व कर लो। तुम चाहो तो यहाँ से इसमें से कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर देखो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो ये 2x - में y = 50 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 को उधर ट्रांसफर करो, 50 / 2 25 होता है। तो ये हो गया 2x - में y = 25। तुम इसे इक्वेशन 2 ना मान करके इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 1y है, यहाँ भी 1y है, दोनों को सॉल्व कर सकते हो। आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस आपस में एक बार प्लस होगा तो कट पिट हो जाएगा y का। तो इस तरीके से तुम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करोगे। मेन इसका कॉन्सेप्ट ये है। मुझे मेन तुम लोगों को ये चीज़ सिखाना है बेटा, जो ये चीज़ें समझ करके आ गया बच्चा वो एग्जाम में फोड़ करके आएगा, और जो रटने पे वो ध्यान देगा कि मैं बस रट लेता हूँ प्रोसेस को, वो फिर कभी नहीं सही कर पाएगा और उसके नंबर हमेशा एवरेज रह जाएंगे। तो समझने पे फोकस करो, रटने पे नहीं। चलो जो अगला क्वेश्चन है 19th वाला वो देखते हैं। सो 19th वाले क्वेश्चन में बोला है कि 2 एंगल्स हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के अदर देन 90 डिग्री, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। ट्रायंगल है तो 3 एंगल होगा, एक 90 डिग्री का एंगल होगा और 2 एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से कम वाले होते हैं हमारे। तो यहाँ पर जो 2 एंगल बचे हुए हैं ना 90 डिग्री के अलावा, उन एंगल का रेशियो बोला गया है कि भाई उनका रेशियो है 2:3। अब हमें इसको बनाना है अल्जेब्रिकली, यानी कि इसका लीनियर इक्वेशन बनाना है और फिर उसे सॉल्व भी करना है, यानी वहाँ से दोनों एंगल का वैल्यू भी निकालना है। तो यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा, आओ इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तुम्हें कॉपी में। तो देखो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि जो 2 एंगल हैं हमारे पास, जैसे कि ये रहा एक राइट ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि राइट ट्रायंगल है। एक एंगल को x मान लेते हैं, दूसरे वाले को y मान लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर पहला जो केस तुम्हारा बनेगा, ध्यान रखना, जो केस नंबर 1 बनेगा वो कैसे बनेगा पता है भाई, जो x और y है ना, अगर मैं इनको प्लस करूँगा तो भी तो 90 ही निकल करके आएगा। ये बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए होंगे कि सर ये तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं था कि दोनों का सम 90 डिग्री है, कैसे आपने पता किया। तो देखो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो 180 डिग्री निकल करके आता है ना। तीनों एंगल को प्लस करो, जैसे x को प्लस करो y में, और उसमें जो ये 90 वाला एंगल है तीनों को प्लस करो तो 180 आता है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। 90 को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस में y, ये 90 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 आ जाएगा। सो x प्लस वाई इक्वल टू 90 मैंने यहाँ से लिखा है। गॉट इट, समझ में आ गया। अब आ जाओ केस नंबर 2 में, कि सेकेंड वाले केस में क्या कहा गया था कि इनका ही जो रेशियो है x का और y का जो रेशियो है, यानी कि इसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूँ मैं तो वो बेटा 2:3 है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 का x से मल्टीप्लाई होकर के 3x हो जाएगा, y का 2 से मल्टीप्लाई होकर के 2y हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये बन गया 3x माइनस में 2y इक्वल टू साइड में 0, बन गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड से, खेल खत्म हो जाएगा इसका। या फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 90 माइनस में y और वो वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी काम बन सकता है। तुम्हारी मर्जी, तुम जिस भी मेथड से काम करना चाहो तुम आराम से कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा 19th वाला क्वेश्चन कंप्लीट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है 20 वाला, उसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। सो लास्ट वाले क्वेश्चन में ये बोला गया कि पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं। तो उस आइसोस्केल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 32 सेंटीमीटर है। इफ ईच साइड इज 5/6 ऑफ द बेस,
यानी कि जो इक्वल वाले साइड है उसके बारे में यहाँ पर बात किया। यहाँ पर भले वर्ड यूज नहीं किया इक्वल, लेकिन हम लोगों को पता है कि जो बेस होता है वो हमारा अलग रहता है, जो बेस होता है वो अलग है, जो इक्वल साइड है वो अलग होते हैं। तो यहाँ पर वही बोला गया, जो इक्वल वाले दोनों साइड है ना वो बेस वाले साइड से 5/6 है, यानी कि उसका अगर हम लोग बेस वाले का 5/6 करें तो हमारे इक्वल वाले साइड का लेंथ निकलता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, बताइए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आओ बताता हूँ कैसे बनेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है। ये एक आइसोस्केलर ट्रायंगल है मान लो, जिसके ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये इसका बेस है। बेस को अपन मान लेते हैं बी और जो इक्वल वाले साइड है इनको अपन ए मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लिख भी सकते हो कि लेट द इक्वल साइड या फिर लेट द इक्वल साइड, जो इक्वल हमारे साइड्स हैं उनको हम लोगों ने ए मान लिया है एंड जो बेस है उसको अपन ने बी मान लिया है, ठीक है। गॉट इट, इतना समझ में आ गया। अब आप पहले वाले केस में, केस नंबर 1 क्या था, केस नंबर 1 था उसका पेरीमीटर, कि भाई जो पेरीमीटर है वो 32 है। पेरीमीटर कैसे निकलता है, पेरीमीटर तीनों साइड को प्लस करने से निकलता है, यानी a प्लस b करने पर हमारा 32 निकलेगा, यही पेरीमीटर है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2a प्लस में b इक्वल टू 32, ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, खेल खत्म। अब आ जाओ केस नंबर 2 के पास। सेकेंड वाले केस में क्या कहा गया है कि ये जो इक्वल वाले साइड है ना ये बेस का 5/6 पार्ट है, यानी कि अगर a की वैल्यू निकालनी हो तो हम बेस को ही क्या करेंगे भाई, तो बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे 5/6 से, यानी इसका 5/6 निकालने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई किया जाता है 5/6 से। तो ये a का वैल्यू है, जो a होगा वो इक्वल हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई बाई b। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। तुम एक काम कर सकते हो, इसको आसानी सॉल्व करने के लिए ना डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। ये जो a का वैल्यू है ना, तुम चाहो तो इसको इधर ट्रांसफर करके 2 इक्वेशन बना लो, इक्वल को साइड में 0 कर दो, वैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, उससे भी आंसर आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि a का वैल्यू जो यहाँ पर दिया है इसी को डायरेक्ट पुट करो, तुम्हारे b का वैल्यू खटाक से निकल करके आ जाएगा। जब a और b का वैल्यू दोनों तुम निकाल लोगे, चाहे तुम जिस भी मेथड से यूज करके निकाल लो, तो अब यहाँ पर एक दिक्कत होगा कि सर जी एरिया कैसे निकाल ले, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। अब एरिया निकालने के लिए मैं तुम लोगों को 2 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका, तो अगर तुम्हें इसका डायरेक्ट वाला फॉर्मूला याद है, आइसोस्केलस का फॉर्मूला वैसे बहुत कम बच्चों को याद रहता है क्योंकि बहुत कम यूज होता है, लेकिन अगर याद है तो तुम डायरेक्ट मेथड लगा दो और वो फॉर्मूला ये होता है। अगर तुम याद करना चाहो तो कर सकते हो, b डिवाइड बाई में 4, रूट के अंदर में 4a का स्क्वायर, a मतलब वही जो इक्वल वाला साइड है, और माइनस में b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एरिया का आइसोस्केलस ट्रायंगल का। मान लो ये फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तीनों साइड तो निकल करके आ गए, तुमने a और b का वैल्यू निकाल लिया, यानी ट्रायंगल के तीनों साइड निकाल लिया, और ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करें सर एरिया निकालने के लिए, फिर दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हो तुम, जो हीरोन्स चचा का फॉर्मूला है वो लगा सकते हो। हीरोन्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था तुम लोगों ने क्लास 9th में, याद करो। रूट के अंदर में होता है s, फिर होता है s माइनस में a, s माइनस में b और s माइनस में c। यहाँ पर s का मतलब सेमी पेरीमीटर होता है, जिन बच्चों को याद है बहुत बढ़िया, जिनको याद नहीं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। s का मतलब सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर 32 है तो सेमी पेरीमीटर 16 हो जाएगा। a b और c क्या होते हैं, a b और c हमारे तीनों साइड होते हैं, जैसे इसको a मान लो, इसको b और इसको c। वैसे तो हमने यहाँ पर a और इसको b माना हुआ है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो किसी एक साइड को a, दूसरे वाले को b, तीसरे वाले को c मानते हैं फॉर्मूला के अंदर, क्योंकि 3 साइड होता है। तो तुम हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ये फॉर्मूला तो पक्का याद होगा, 9th में पढ़े ही हो तुम लोग पिछले साल। तो इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूला को यूज़ करके तुम्हें एरिया निकाल लेना, ठीक है। चलो बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज भी होता है कंप्लीट, ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट, ये वीडियो भी होता है कंप्लीट। अब मिलेंगे हम लोग नए वाले चैप्टर के साथ, जो अगला चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम लोग मुझे फटाक से कमेंट करके बताओ कि क्या मैं अगला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा दूँ, या तुम लोग मुझसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जल्दी पढ़ना चाहते हो। तुम बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री करा दो, तो पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री वगैरह करा दूंगा, या AP हो गया या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, जो भी चैप्टर तुम्हें अगला चाहिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर का वही वीडियो बनाऊँ, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।